हाँ जी, आज हम कक्षा 12th का चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। क्या? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। जैसा कि अपन जानते हैं कि परावर्तन की घटना को सिद्ध करने के लिए अपन प्रकाश को कण के रूप में भी मान सकते हैं। यानी कण के रूप में तो अपन ने 9th चैप्टर में सिद्ध कर लिया है। 10th चैप्टर में अब हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग के रूप में बताया, तो हमें ये भी हाइगेंस ने ये सिद्ध करके बताया कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। अगर प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है तो उससे परावर्तन की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या के लिए सबसे पहले हमें उसका डायग्राम बनाना होगा, और वो डायग्राम क्या है वो समझेंगे। तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करनी है तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर पृष्ठ ले लिया। ये जो पृष्ठ है पॉलिश करा हुआ पृष्ठ है, और इस पृष्ठ पर मानते यहाँ से कोई तरंगाग्र आ रहा है, कोई तरंगाग्र आ रहा है, और ये तरंगाग्र कुछ कोण बनाते हुए आ रहा है, और ये तरंगाग्र यहाँ पर आते हुए आपतित होता है। यानी ये तरंगाग्र जो चलता हुआ आ रहा था वो इस तरीके से चलता हुआ आ रहा था और इस वाले पृष्ठ पर आकर आपतित होता है। आपतित होता है तो इस तरंगाग्र का ये वाला जो कोना है ये सबसे पहले इस परावर्तक पृष्ठ से टच होता है, और हम इसे नाम दे देते हैं ए, और इसे नाम दे देते हैं हम बी। तो ये वाला इस तरंगाग्र का ये वाला पॉइंट तो सबसे पहले टच हो जाता है। तो सबसे पहले ये टच होगा तो इसका परावर्तन भी सबसे पहले होगा, परावर्तन भी सबसे पहले होगा। तो ए टच हुआ तो इसका परावर्तन पहले हुआ, लेकिन बी टच ही नहीं हुआ, यानी ए परावर्तन के बाद में यहाँ पहुँच जाएगा, और बी तब तक परावर्तक पृष्ठ पर ही पहुँच पाएगा। तब तक केवल कहाँ पहुँच पाएगा? परावर्तक पृष्ठ तक ही पहुँच पाएगा। तो इन तरंगों को, ये जो तरंगाग्र अपन ने बनाया है, इसको अपन प्रकाश किरण के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे कि हमारा चित्र आसान हो जाता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि तरंगाग्र से हम मान लेते हैं कि तरंगाग्र के लंबवत जो आती है वो प्रकाश की किरण आती है। तो ये जो है ये प्रकाश की किरण आ रही है, और ये भी क्या आ रही है? एक प्रकाश की किरण आ रही है। इस तरंगाग्र से ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब इसका परावर्तन हुआ तो ये टकराकर क्या करेगी? किसी न किसी कोण पर जाएगी, किसी न किसी कोण पर जाएगी। तो इसके लिए अपन ने एक लंब डाला, क्योंकि परावर्तन में हमें कोण भी बताना पड़ता है। तो अगर आपतित किरण आई कोण बना रहा है तो ये समतल तरंगाग्र जो है वो भी इस परावर्तक पृष्ठ से आई कोण बनाएगा। अब बात ये आती है कि ये प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर आपतित हो गई तो इसका परावर्तन हो जाएगा, और परावर्तन हो जाएगा तो ये इतने कोण पर हम मान लेते हैं कि ये परावर्तित हो गई, और ये ए यहाँ से इतनी दूरी तय करता है और ए डैश पर पहुँच जाता है। इतने ही समय में मान लेते हैं कि टी समय में और प्रकाश का वेग जो है सी है, तो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। तो प्रकाश की चाल सी है और समय टी लग रहा है, तो दूरी कितनी तय करी? सी टी। तो सी टी दूरी तय होती है, टी समय में सी टी दूरी तय करता है, और ए डैश पर पहुंच जाता है। लेकिन तब तक बी केवल कहाँ पहुंच पाता है? बी केवल परावर्तक पृष्ठ पर ही पहुंच पाता है। बी केवल परावर्तक पृष्ठ पर पहुंच पाता है। अगर बी परावर्तक पृष्ठ पर ही पहुंच पा रहा है तो ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इतनी ही दूरी पर ए डैश पहुंचा था, तो मैं इसको ए डैश को यहाँ नाम दे देता हूँ, थोड़ा दूर। अब बी डैश पर पहुंचने के बाद में इसका भी क्या होगा? परावर्तन होगा। यहाँ से ये परावर्तित होके ये इस तरीके से चला जाएगा, और ये लाइन को अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये चले गए। तो इसका मतलब ये जो टकरा के गया होगा वो तरंगाग्र के रूप में गया होगा। तो तरंगाग्र का जो है ए का सबसे पहले परावर्तन हुआ, तो तरंगाग्र ए डैश ऊपर पहुंच गया और बी नीचे आ गया। तो ये जो है ये लाइन जो मैंने खींची है ये तरंगाग्र को बता रहा है, और ये वाला जो तरंगाग्र है वो है परावर्तित तरंगाग्र। कौन सा है? परावर्तित तरंगाग्र है ये परावर्तित तरंगाग्र है। और ये जो ए बी है यह है आपतित तरंगाग्र। कौन सा है ये? आपतित तरंगाग्र।
तरंगाग्र। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए बी यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आपतित तरंगाग्र, यह है आपतित तरंगाग्र। और जो ए डेस बी डेस है वो है परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र। उम्मीद है आपको ये चित्र बनाना आ गया होगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि ये आपतित तरंगाग्र आ रहा है और ये इससे टच हुआ तो ए वाला पहले टच हुआ तो ए का परावर्तन हो गया, यहाँ पहुँच गया, और ये यहाँ तक पहुँचा, तब तक बी जो है यहाँ तक ही पहुँच पाया, बी डेस तक ही पहुँच पाया। तो टी समय में ए डेस तक की दूरी और टी समय में बी से लेकर बी डेस तक की दूरी जो होगी वो समान होगी, और वो कितनी होगी, सी टी होगी। कितनी होगी, सी टी होगी। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कितनी दूरी होगी, सी टी दूरी होगी। ये बात आप जान लेना। तो ए से लेकर ए डेस तक की दूरी, ए से लेकर ए डेस तक की दूरी, ए से लेकर ए डेस तक की दूरी, प्रकाश की चाल सी है, समय टी लग रहा है, तो दूरी बराबर होगी बी और बी डेस के। तो ए डेस और बी बी डेस की जो दूरी होगी वो सी टी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, सी टी के बराबर होगी। सी बोले तो प्रकाश की चाल, टी बोले तो समय, और दूरी का सूत्र आप लोग जानते हैं, चाल गुणा समय होता है। तो ध्यान देना, जब ए डेस तक पहुंचता है उतने ही समय में बी बी डेस तक पहुंचता है, और एक ही माध्यम जब होता है तो प्रकाश की चाल समान होती है। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल c है और t समय लग रहा है, तो t समय में ये इतनी दूरी तय करते हैं। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो बराबर बराबर है। समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। अब हमें सिद्ध करना है परावर्तन की व्याख्या, यानी परावर्तन। परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि एंगल I बराबर एंगल R होता है। तो इसका मतलब यानी ये वाला जो कोण बना है I और ये जो परावर्तित तरंगाग्र है, ये जो कोण बना रहा है यहाँ से R, ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर बराबर आ जाए तो परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। तो हमें यही सिद्ध करना है, और यहाँ पर हम ज्यामिति का उपयोग करेंगे, और इस ज्यामिति में अपन इससे सर्वांगसम, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं त्रिभुज। देखिए कौन सा लेना है, शिखर बिंदु किसका आ रहा है, बी का और ए डेस का। तो हमें एक त्रिभुज तो ये दिखाई दे रहा है, ए से लेकर बी, और ये नीचे कहाँ चला गया, बी डेस तक। तो एक त्रिभुज तो ये हो गया, ध्यान देना, एक त्रिभुज तो हो गया ए बी बी डेस। तो नाम लिख देता हूँ ए बी बी डेस। तथा एक जो त्रिभुज होगा वो ए से चलेगा, क्योंकि शिखर कौन सा, ये रहा, तो ए से चलेगा, ए डेस बी डेस और ये वाली लाइन। अब आप एक बार देखना, दोनों त्रिभुजों के अंदर ये वाली लाइन पे मैंने 2 बार पेन मार्कर फेरा है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में ए और बी डेस कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। हमने त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। इन दोनों त्रिभुजों में मैंने जब मार्कर फेरा तो देखो इसके अंदर भी ये वाली लाइन आ रही थी और इसके अंदर भी ये वाली लाइन आ रही है नहीं आ रही है। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी बी डेस और दूसरा त्रिभुज है ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस, दोनों त्रिभुज। अब इसे सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो हमें एक बात तो पता चल गई कि ए बी डेस जो है दोनों त्रिभुजों में कॉमन आ रहा है। तो ए बी डेस बराबर ए बी डेस, ब्रैकेट में लिख दो उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा है ये, उभयनिष्ठ भुजा है, तो अपन इसको बराबर कह सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ए डेस और बी बी डेस दोनों दूरियां बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में ए बी बी डेस में बी से लेकर बी डेस बराबर होगा दूसरे वाले त्रिभुज में ए से लेकर ए डेस के, और कितने के बराबर होगा, कितने, सी टी के बराबर होगा। ये अपन ने अभी यहां पर जान लिया था। इसके अलावा ये हो गया। अब देखो कोण की बात करते हैं। आप लोगों ने अगर 10th वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें ये बात आप लोगों ने सीखी होगी कि ये जो तरंगाग्र होता है, इससे अपन जो प्रकाश की किरणों को आगे संचरित करते हैं वो इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये रहा परावर्तित तरंगाग्र, तो ये भी कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी बी डेस के अंदर ये 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बी पर, ए बी बी डेस बराबर दूसरे वाले त्रिभुज में देखो ए 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ए डेस पर, तो बीच में आएगा
ए डैश बी डैश। कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है? सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है, एस नियम से त्रिभुज ए बी डैश सर्वांगसम है त्रिभुज ए डैश बी डैश के। अगर ये सर्वांगसम हो गया तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर हो गई। जब अपन ने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का एंगल आर बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर ये दोनों बराबर सिद्ध हो गए तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या हो गई। इसके अलावा परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है। समतल तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र ये रहा, परावर्तित तरंगाग्र ये रहा, और अभिलंब जो डाल रहे हैं वो इसी तल के ऊपर आ रहा है, इसी तल के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर प्रथम नियम भी सिद्ध हो रहा है और दूसरा नियम अपन ने सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करके बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। और इस चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, बहुत प्रॉफिट उनको मिलने वाला है, क्योंकि आपको इस चैनल पे क्लास 12th के आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके अलावा जो बच्चा नीट IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।